बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम प्रोग्राम मुकाबले देखने वालों को हम प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त 2021 के अख्ताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मगर आइंदा आने वाले वक्तों के हवाले से सिर्फ आम इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है, 2023 के आम इंतखाबात के हवाले से। मगर एक चीज़ जिसका शोर अभी भी बहुत ज़्यादा है वो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक है, जिस पर सबसे ज़्यादा हुकूमत और हुकूमत के अपने वज़रा ही बात कर रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं? अगर वो ऐसा कर रहे हैं या वो आ रहे हैं तो कितनी बड़ी बहादुरी उनकी कंसीडर होगी। आइंदा आने वाले इंतखाबात में उनका वोट बैंक कितना बढ़ सकता है, ये मुकम्मल पिक्चर हारून साहब के जरिए अपने देखने वालों के सामने हम रखेंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुल्क भर की तमाम तंजीमें तहलील की थी, नई तंजीम साजी कर दी गई है, जिन सदूर का इंतखाब किया गया वो अब की बार कितने मौजू हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब अपोजिशन की हम बात करेंगे तो आज कायद डे के हवाले से एक तकरीब का इनाकाद किया गया लाहौर में, जिससे बात की हमजा शहबाज साहब ने और साद रफीक साहब ने। उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, बड़ी शोला बयानी से उन्होंने काम लिया। वो जो शोले उगले गए उनका मकसद क्या था ये भी आपके सामने हम रखेंगे। और इसके साथ साथ भारत के हवाले से बात होगी कि भारत में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी महफूज नहीं हैं, और भारत का जुल्म सितम मकबूजा कश्मीर में किस हद तक पहुंच चुका है इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले ऑपोजिशन तो बात करे ना करे, हुकूमत बात कर रही है नवाज शरीफ साहब से मुतालिक कि वो वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं वापस। बात ये है कि ये सब के सब बड़े बहादुर लोग हैं, मगर कैसे बहादुर? अंदर से डरे हुए। ये इस बात से डरे हुए हैं कि वो आ जाएगा, वो इस बात से डरा हुआ है कि आ जाऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या। आप इनके अल्फाज पे गौर करते हैं, मैं बारहा अर्ज करता हूँ कि इनकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर करें। ये नहीं, ख्वाजा साद रफीक इनमें से निस्बतन बोल्ड आदमी हैं और जेल भी काट चुके हैं और वो सख्त ज़मानों से भी गुजरे हैं और बचपन भी इनका उसरत में गुजरा है। इनके वालिद तहरीक पाकिस्तान के बहुत ही मोहतरम का और बड़े ही भले आदमी थे। मतलब ऐसे नजीब पॉलिटिकल वर्कर बहुत रेयर होते हैं, रेयर, एक्सेप्शनल। तो वो इनमें दमखम है, इसके बावजूद उनकी आवाज़ में खौफ की झलक थी। रह गया हमजा, तो उसने कहा क्या? ज़रा ये तो गौर फरमाइए कि इसने क्या बदअखलाकी पैदा कर दी है। बदअखलाकी पैदा कर दी है। हमजा शहबाज कह रहे हैं बदअखलाकी। जरा गौर फरमाइए, कल्चर तबाह कर दिया, सोशल फैब्रिक, इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल किए और ये नीचे उतरे और इस्तीफा दे। ये खुद क्या कहते थे? यानी इमरान खान साहब ने तो अपनी कारकर्दगी से अवाम को मायूस ही किया है और जाहिर है कि उन्हें जाना ही है। लेकिन पीपल्स पार्टी का भी इस्तदलाल ये था कि 5 साल पूरे होने चाहिए, अवाम मुहासबा कर सकते हैं। मुखालिफ कैसे अपना जजमेंट दे सकता है? एक आदमी के साथ मेरा झगड़ा है या एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ झगड़ा है या एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ झगड़ा है, तो वो जायज तो नहीं होता। कभी मुखालिफ भी जायज होता है। ये कहते हैं हमें 5 साल दें, इनको मिले, पीपल्स पार्टी को मिले 5 साल, उसको भी 5 साल मिलने चाहिए। बाकी रहेगी नालायकियां, इन्होंने कोई कसर छोड़ी है? वो इसके दौरे हुकूमत में नालायकी बेपनाह हुई और वो खुद मान रहा पख्तूनख्वा के इलेक्शन में। अदरवाइज भी 12 यू टर्न लिया, फिर उसकी ताबीर करने की कोशिश। इनके दौर में करप्शन हुई और ऐसी करप्शन हुई। हमजा के पास ये पैसे कहाँ से आए हैं? ये देना 16 अरब रुपए पे, तो 100 गवाह मौजूद हैं, वादा हिसाब नहीं है। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब के पास कहाँ से दौलत आई है इतनी? भाई कारोबार और लोग भी करते हैं, मगर ये इस तरह तो नहीं होता ना कि 800 गुना। वो जो इनके भाई हैं जिसको थोक फरोश कहते हैं, सलमान की दौलत 800 गुना हो गई, टीटी से पैसे आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने एक दहले की करप्शन नहीं की। बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं ये सारे सारे। मैं आज आपको एक ये जो तंजीमें मनसूख की हैं ना, और ये जो इलेक्शन हुए थे पीटीआई के, इसका एक किस्सा सुनाऊंगा। आप हैरत ज़दा रह जाए, किसी को यकीन नहीं आएगा। और मुझे तो कल रात को याद आया कि मुझे तो उसी वक्त पता था। मैं तो जाहिर है लोगों से मेरा मिलना जुलना ज़्यादा था निस्बतन पीटीआई के लोगों से। अच्छा, वो ऐसे ही हाँकते हैं, ये भी डरे हुए हैं, वो भी डरे हुए हैं। हारून साहब, जहाँ तक आप 5 साल की आईनी में, ठीक है करप्शन की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे और वो साबित शुदा तमाम चीज़ें, मगर साद रफीक साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा 5 साल की हमें बात सुनाते आईनी मुद्दत की। 2013 में हमारे 14 में तैयारी कर ली गई कि इन्हें किस तरह से हुकूमत से निकालना है। तो गलत किया था ना। तो हमने देखो, ये जो आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, जिसको लोग कहते हैं कि तुम उसके लिए बड़ा सॉफ्ट कार्नर रखते हो,
आपको याद है 2014-12 के धरने की किस तरह डट कर मैंने मुखालफत की जी 2012 हर रोज की, बिला नागा की, सैकड़ों कॉलम लिखे, सैकड़ों टीवी प्रोग्राम्स में कहा कि गलत बात है बिल्कुल, इमरान खान साहब हार गए थे, ये ठीक है नून लीग ने धांधली की, धांधली तो इनमें से कोई किए बगैर रह सकता ही नहीं है, धांधली की। लेकिन अगर बिल्कुल फेयर इलेक्शन भी होते तो इमरान खान साहब नहीं जीत रहे थे, उन्होंने टिकट गलत दिए थे, बिल्कुल ऐसे ही गलत दिए थे जैसे कि अब पख्तूनख्वा में दिए। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था कि इमरान खान साहब को केपीके की हुकूमत देगी। बड़े दिल का नहीं मुजाहरा किया था, बुज़दिल थे, सख्त खौफजदा थे। शहबाज शरीफ को अपना नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। इनसे गलती हुई, मैंने इनसे कहा जहांगीर तरीन, आरिफ अलवी साहब, अपना असद उमर साहब, खाकवानी साहब, ये इसके गवाह हैं। मुकर जाए तो दूसरी बात है, लेकिन इनको मुकरने वाला है नहीं। वैसे मैंने इनको जिस दिन ये जनरल राहिल शरीफ से मिलने के लिए गए एक मैसेज भेजा कि दिस इज ए हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी, आपको फौज गारंटी कर रही है तहकीकात की, तो जाहिर है वो गारंटी करेगी तो अपनी इज्जत का पास करेगी, तो आप तहकीकात करा लें, अपना वो हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट। धांधली हुई है, अच्छा। धांधली इस्टेब्लिश हो जाए और शहबाज शरीफ पे वो मानता है, शहबाज शरीफ पे कंप्रोमाइज ना करें, वो चीफ मिनिस्ट्री छोड़ दे। वो तो बोरिए बिस्तर बांधे हुए थे उन्होंने, वजीरों ने, ये जाने के लिए तैयार थे, तो डरे हुए थे। आली जरफी और नवाज शरीफ, आली जरफी और इमरान खान, आली जरफी और आसफ अली जरदारी, मैं इस पर क्या तबसरा करूं। ठीक है, लेकिन हारून साहब जो भी कहें, आज लबो-लहजा बड़ा सख्त था सादर रफीक साहब का। उन्होंने रियासती इदारों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि ताकत के हवाले से हम इलेक्शन लड़कर आते हैं, सियासतदानों के खानदान से, मगर हमें निकाल बाहर कर दिया जाता है। मैंने आपको भेजे थे, वो पढ़े, नहीं किए ताबड़तोड़ हमले। इनकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, इनकी बात और होती है। मतलब ये वो कह रहे थे कि मार्शल्ला नहीं लगना चाहिए, तो ठीक बात है, मार्शल्ला तो नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि या खां के मार्शल्ला की वजह से मुल्क टूट गया, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने बंगला की मिसाल दी, उन्होंने कहा मुजीबुर रहमान को मिलना चाहिए था, नहीं दिया गया, भुट्टो काबूज आ गया। बातें तो ठीक की, वो आपको उनको लहजे से लग रहा था, और ये अदाकार होते हैं, फिल्मी अदाकार क्या चीज है इनके सामने। ये भुट्टो साहब आंसू बहाते थे, आंसू रो पड़ते थे, लोग यकीन कर लेते थे। हालत यह थी कि अपने सेक्रेटरी जनरल को फिजिकली पिटवाया, अपने साथियों को, हनीफ रामे को शाही किले में रखा, अपने कोई 6, 7, 8 साथियों को एक जगह पे आजाद कश्मीर में कैद कर दिया। वो जगह मैं देखने के लिए गया था एक दफा, और मुकर गए, सांप छोड़ दिया मुस्तफा घर के जलसे में। और इनकी बातों पे ना जाए, भुट्टो खैर पढ़ा लिखा बहुत था, ब्रिलियंट था, ब्रिलियंस से और इन बातों से देखिए, चालाकी और चीज है, विजडम और चीज है, हिकमत और चीज है, और अय्यारी और चीज है। ये समझते हैं। एक आदमी था जिसका आज दिन है जिसमें बात करनी चाहिए, कायद-ए-आज़म, जो उन्होंने जो झूठ नहीं बोलते थे, एक वाक्य बता दे झूठ का, एक इल्जाम भी बता दे, वादा नहीं तोड़ते थे, एक वाक्य बता दें कि उन्होंने वादा किया और तोड़ दिया। उनकी सारी जिंदगी में कभी ऐसा बड़ा अच्छा होता है। वो कहते थे फैसला करने से पहले 100 दफा सोचो, पार्टी से कहा था। फिर लाइक वन मैन, जैसे एक आदमी खड़ा होता है ना, ऐसे खड़े हो जाओ, बिल्कुल। तो उन्होंने जंग जीती, ठीक है। इकबाल की जंग फितरी थी, अपनी सॉरी फिक्री थी, उसने जीती। इब्राहिम लिंकन ने, सलाउद्दीन ने अपनी जंग जीती, ठीक है। शहीद भी हो जाते लोग, इमाम हुसैन जैसा आली मर्तबत इंसान शहीद हो गया, लेकिन फिर उसकी विरासत बाकी रहती है। मैंने हिकमत यार से पूछा, व्हाट इंस्पायर्ड यू? पहला आदमी वो था ना जिसने अफगानिस्तान में मज़ाहमत शुरू की, और भी लोग मिल गए। तो उसने, मैंने कहा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? आपको हैरत होगी। उसने कहा, उसका मज़ार भी नाम याद आता है, मुझे नाम अब भूलने लगे हैं। उसका मज़ार जो काबुल यूनिवर्सिटी में था, उसको हम देखते थे, सोचते थे इस शख्स ने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में बिता दी। जमालुद्दीन अफगानी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में बिता दी, हम क्यों नहीं जद्दोजहद कर सकते? नवाबजादा नसरुल्लाह खां कहते थे हुसैन शहीद हो गए अलैहिस्सलाम, शहीद हो गए, लेकिन
मुसलमान उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे इक्तसाब फैज़ करते हैं, उनको मिसाल समझते हैं, यजीद को नहीं समझते। और इनमें किसी में दमखम नहीं है, जुर्रत नहीं है, करप्ट हैं, झूठ ये टिका के बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इनकी बातों पे न जाएं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट एक मामले पे, फिर नवाज शरीफ साहब पे मैं अगेन आऊंगी। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बुग़्ज़ है इमरान खान साहब के दिल में, अवाम की मोहब्बत के लिए वो हुकूमत नहीं कर रहे, बुग़्ज़ है नवाज शरीफ में बैठे, पूरी रियासत हिलाती है इमरान खान ने। सब में बुग़्ज़ है, इसमें से किस में बुग़्ज़ नहीं है? उस आदमी का नाम ले जो साफ दिल हो। वो तो कायदे थे जो गफ्फार खान से भी मिलना चाहते थे, बंगाली लीडरों से भी मिल लेते थे, हर एक से बात करते थे, अंग्रेज़ों से भी बात करते थे। गांधी जी जब चाहते थे वो उन्हें वेलकम करते थे, बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखते थे और मतलब अपने मौक़े पे कायम रहते थे, और जो बात मनवा ली, बाकी वो अपने मौक़े पे शाइस्तगी के साथ दलाइल देते रहते थे। बुग़्ज़ से अगर किसी आदमी का दिल पाक हो, उसको इस गंदी सियासत में लेना क्या है? चलिए सियासत की बात कर रहे हैं, सियासत में कुछ लोग वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं, जैसे मियां नवाज ख्वाहिशमंद हैं, वो दुरुस्त नहीं है जो बात हो रही थी। कौन सी बात हो रही थी? चौधरी साहब वाली। चौधरी साहब के साथ रब्ता नहीं है, वापस नहीं आना चाहते वो? चौधरी साहब के साथ मेरी अभी बात हुई है, तो ये अफवाहें कहते हैं हमारे साथ। अफवाहें क्यों फैलती हैं? जब से ये दुनिया बनी अफवाहें फैलती रहती हैं। सब कहीं चिंगारी है तो धुआं उठा है। कोई चिंगारी नहीं होगा, मेरी बात तक नहीं हुई। देखो हु इज द डिसीजन मेकर इन चौधरी फैमिली? चौधरी शुजात साहब तो बीमार हैं, उनकी तीमारदारी के लिए फ़ोन किया था। इससे ये इशारा मिलता है, बीमार तो वो मुद्दतों से है, पहले कभी क्यों नहीं फ़ोन किया? इससे ये इशारा मिलता है उनकी ख्वाहिश है। अच्छा हैं? उन्होंने कहा और कोई भूल सकता है कि ये क्या है, हम नहीं भूल सकते। और उन्होंने एक और फिक्रा भी कहा पंजाबी में, इन्होंने आके गड्डी उतो ही चलानी जिथे छड़ के गया सर, यानी इन्होंने वही काम करने हैं। सही। देखिए उनके करीबी हल्के क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं, चौधरी साहबान से तो बहुत लोग मिलते जुलते हैं, हम भी उनसे मिलते जुलते हैं। उनके करीबी हल्के ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को ताजील से और बेहिकमती से काम नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के फैसले करने चाहिए, खाम खा के नए महाज नहीं खोलने चाहिए। उन्होंने जो ताज़ा बयानात दिए हैं, उनके करीबी हल्के ये कह रहे हैं, जो ताज़ा बयानात दिए हैं इस तरह नहीं देने चाहिए, अपनी सफ़ों को मुश्तमिल करना चाहिए और अपना सलीके से सियासत करें, कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ काफली कुछ चलेगी हारून साहब? पिछले दिनों कुछ एक डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई है काफली और पीपल्स पार्टी के दरमियान। चूँकि मुझे इस पर कोई मालूमात नहीं है, लिहाजा मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करता, अपना अंदाज़ा बता सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ जाना तो वो है मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा पंजाब में, सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी दिन किसी शख्स ने अगर ये काम किया कि सिंधी अखबारात में छपने वाले पीपल्स पार्टी के लीडरों के बयानात, उनका असल मतन, उसकी तस्वीरें और उसका तर्जुमा छाप दिया, तो पंजाब में जो 1000, 1500, 2000, 5000 वोट मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, पख्तूनख्वा में भी नहीं मिलेंगे, पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि पंजाब के ख़िलाफ़, मरकज़ के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू सिंधी तकरीर, ये पीपल्स पार्टी सब नहीं रीजनेबल लोग भी होते हैं, कुछ लोग नहीं, पीपल्स पार्टी के भी सब लोग नहीं, चंद एक हैं, चंद। लेकिन जरदारी साहब, भुट्टो साहब खुद सिंध में और तकरीरें करते थे, बेनज़ीर सिंध में और तकरीरें करती थी। अच्छा, जरदारी साहब सिंध में और तकरीरें करते हैं। सिंधु देश नहीं कहते हैं, सिंध का कल्चर, ये वो कल्चर तो सिंध का है, ठीक है, अच्छी बात है। पंजाब का भी एक कल्चर है, मुख्तलिफ इलाकों में, ज़रा पंजाब वसी है, मुख्तलिफ है, बलूचिस्तान में भी है, वहाँ पश्तूनों का और है, अपना पख्तूनख्वा में भी है, फिर ये छोटे यूनिट से चित्राली हैं, कोइस्तानी हैं, खुदा आपका भला करे, कितनी कौमियतों के लोग हैं, हमारे सराइकी भाई हैं, उनकी है, तो वो अपना वो इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? ये इनडायरेक्टली असल में ये मैसेज है, हम सिंध कार्ड इस्तेमाल करेंगे और जब मौका आता है तो करते भी हैं। ठीक है, अब ये तो बताइए मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इस तरफ भी आए ना, बताएं ये बात, आ रहे हैं? एक शेर है, आज यूं आया है गमे जाना गमे दौरा की तरफ, जानिब शहर चले दुख्तर दहका जैसे। और एक और शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। किस्सा पूरा ये है कि वो गए नवंबर में, उनकी फरवरी में वो हो गया, अपना जो पासपोर्ट ख़त्म हो गया। उन्होंने जैसे उनका तरीका है, या गरीबान पकड़ते हैं या पाँव पकड़ते हैं, उन्होंने मैसेज भेजे मेरा पासपोर्ट एक्सटेंड कर दें। इमरान खान ने चिट्टा इनकार कर दिया। इमरान खान कहाँ लिहाज नाम की तो कोई चीज़, उसमें दोस्तों का लिहाज नहीं करते तो नवाज शरीफ का लिहाज करेगा।
तो वो अपना उसने इनकार कर दिया। अब वो अपना चले गए, अपील में चले गए, वो पासपोर्ट नहीं है तो वहाँ रह सकते ही नहीं। वो वहाँ अपील में चले गए, उनको 11 महीने का टाइम मिल गया इलाज कराने के लिए। तो 11 और 6 17 महीने, 17 महीनों में इलाज के लिए काफ़ी थे। वो इलाज उन्होंने नहीं कराया। अब वो वजीर दाखिला ने, हालांकि वो इंडियन याद है, प्रीति क्या नाम है उसका, उसने, और बोरिस जॉनसन भी जो है ये भी प्रो इंडिया है। काफ़ी बड़ी मार्केट है, वो तो समझ में आती है। और जाहिर है उनका करोड़ा उन्हीं से मिल सकता है, हमसे तो नहीं मिल सकता। तो उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, सब कुछ हुआ, लेकिन ये है कि अब अदालत का कोई क्या करेगा और प्रेशर बढ़ रहा है। भाई आपने पहले एक जराइम पेशा को, रा के एक एजेंट को जो हेट स्पीच करता था, हेट स्पीच तो बरतानिया में बहुत बड़ा जुर्म है, उसको पनाह दी, अब इसको पनाह दिया। अब रह गए 2 ऑप्शन इनके सामने। अब ये जो नारे लगा रहे हैं ना, वो आएंगे वो आएंगे, और उसने मजीद निज़ामी से कहा था जेल में नहीं कट सकता। बात यह है कि खतरा यह है कि उसको वहां से निकाल देंगे। ठीक है, तो अच्छा अब मैं बताता हूँ ना आपको। बात यह है कि रियाज मलिक साहब के, उनके साहबजादे पे पाबंदी लग गई बरतानिया में। ऐसा ही है। हुसैन नवाज के साथ उनका लेन देन है, वो रिकॉर्ड पे है। फिर इनकी जायदादें हैं जिसका ये कोई सबूत नहीं दे सकते। अगर प्रेशर बढ़ता रहा तो ये वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, और जब निकाल दिए जाएंगे तो फिर ये ट्विस्ट देते हैं। आपको बताया था ना, जिसका आपने गलत मतलब लिया कल, कि वो मेकअप से चुड़ैल को हूर बना देते हैं। हारून साहब, जिन्नों पर भी ये लागू होती है बात, सिर्फ चुड़ैलें ना बदनाम करें, जिन्नों पे भी लागू हो जाती है ये बात। आजकल तो मर्द भी मेकअप करते हैं। चले, शुक्र है तस्लीम किया आपने। नहीं करते हैं, जो करते हैं आपको पता ही है, जो करते हैं हमारे दफ्तर में भी कई आदमी जो करते हैं। अच्छा, बात यह है कि वो अपना रैली वैली निकालेंगे, ये साबित करेंगे कि हीरो वापस आ रहा है। हीरो जाते ही कहेगा कि भाई करेले गोश्त नहीं ठीक पके हुए, जेल में 10 साल की जेल तो उसका मुकद्दर है। और ये सुप्रीम कोर्ट, मुझे कभी किसी सुना है तारीख इंसानी में सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दे, कभी सुना है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा अपनी नहीं, अदलिया कोई अगर कानूनी, ये मारिन कानून से पूछे, मैं इस पर राय नहीं दे सकता। क्या अदालत अपना हुक्म वापस ले सकती है? 10 साल की उसको सजा दी है। मरियम का तो उसको तो तीमारदारी के लिए इजाजत दी थी, उसके लिए और उसका वो अच्छा वो कह के क्या गया था, तो मैं वापस आऊंगा। चंद हफ्ते की गारंटी शहबाज साहब ने दी। शहबाज रे, किसी को शर्म आती है? अभी गारंटी दी थी कि जी वो बड़ा जुल्म हुआ, वो सही फैसला नहीं किया। और भाई अदालतों के कई फैसले गलत होते हैं भाई, नियत नेक होने के बावजूद गलत हो सकता है ना। लेकिन आप अदालत का फैसला नहीं मानते, हाई कोर्ट का नहीं मानते, जज का नहीं मानते। मैं कहूँ जी थानेदार गलत है, मैं नहीं जाता थाने, मैं इसकी बात ही नहीं सुनता, वो सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ये कोई बात है? मुझे राना सनाउल्लाह साहब की एक बात समझ में नहीं आ रही, यार सब सर के ऊपर से गुजर रही है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस भी आएंगे, 4थी मरतबा वजीर आजम बनेंगे, आईनी तरमीम आएगी भी, हम मंजूर भी कराएंगे। ये क्या है? ये कानून है, ये सिस्टम, ये मुल्क चल रहा है यहाँ पर। आप बिल्कुल इन सियासतदानों को नहीं समझती हैं, ये प्रोपेगेंडा है। आप उनके जो अल्फाज हैं उस पर जाती हैं। राना सनाउल्लाह को क्या कुदरत कामला ने अपने इख्तियारात सौंप दिए हैं। एक सूफी दरवेश ऐसा हो गुजरा है जिसके बारे में ये कहा जाता है, भले ये कहा जाता है कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हुक्म इजाज़त दे दी गई थी कि आप फैसले सादर करें बड़े बड़े। ठीक है, तो वो तो उन्होंने क्या फ़ैसले करे? जो अल्लाह की मर्जी वही करने थे ना। जनाब रिसालत माब को इख्तियार था ना बाद चीज़ों का। ठीक है, उन्होंने कहा भाई एक चाबिया के घर तशरीफ़ ले गए और कहा कि वो मुझे दो दस्ती का गोश्त, तो उन्होंने दी। फिर कहा और दो, फिर उन्होंने दी। फिर उन्होंने कहा और दो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरी माँ बाप आप कुर्बान, एक बकरे में कितनी दस्तियाँ होती हैं? उन्होंने कहा अगर तुम ये न कहती तो निकलते ही चली जाती दस्तियाँ। वो कभी कभी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यह करीना नहीं था कि अपने आप को मुमताज़ ज़ाहिर करें, लेकिन कभी कभी इशारतन ये बताते थे कि मुझे इख्तियार हासिल है। ठीक है, वो इख्तियार तो इंसानों को, राना सनाउल्लाह को ये इख्तियार दे दिया। राना सनाउल्लाह कोई सूफ़ी है, कोई दरवेश है? फिर ये कि जो साहिब मामला होता है उसकी राय की हैसियत क्या होती है? वो तो देखे ना, आएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला बनेंगे। वैसे उसके एक दो वाक़यात आपको दिलचस्प सुना दूँ। एक राना सनाउल्लाह को बुलाया शहबाज शरीफ ने, अच्छा, सानिया मॉडल टाउन के बाद,
कहा बस सिचुएशन ऐसी हो गई है, या आप मुस्ताफ़ी हो या मैं मुस्ताफ़ी हूँ। अच्छा, तो राना जनाला साहब हंस हंस के बता रहे थे किसी दोस्त को कि दसो यार की कह रहा है, भाई मुस्ताफ़ी तो मैं ही होना है ना, तो नहीं होना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनसे कह दिया कि कादियानियों को ज़रा सॉफ्ट करें। अब उनसे किसी दोस्त ने पूछा, राना साहब आपने ये क्या किया? आप ये टेलीफोन करके किसी वक्त राना साहब से पूछ ले मैं कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब आपने ये क्या किया, कादियानियों के हक में बात कर दी। उन्होंने कहा यार क्या करूँ, मुझे तो शहबाज शरीफ ने कहा था। वो इनकी बातों पे न जाएं, इनके अमाल देखें। ये नहीं कि सारी बातें गलत होती है, बात बातें सही भी होती हैं। ठीक है, साद रफीक ने एक बात सही की, पॉइंट्स जो है ना सेटल नहीं करने चाहिए, हाँ। मतलब रवादारी होनी चाहिए। ठीक है, वो समझ गए। कुछ लोग मार खा के मुश्किलात से गुजर के समझ जाते हैं, इदराक कर लेते हैं कि भाई ये जो खाम खा का तनाव। तो मुझसे शहबाज शरीफ ने कहा, गवाह मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो गैर सियासी आदमी है, मुझे वो लेके गए सुबह ही सुबह उनके पास। उन्होंने कहा जी बताएं। अच्छा, मामलात ख़राब थे। मैंने कहा एक तो ये आपने क्या काबीना नवाज शरीफ साहब ने बना रखी है। उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं, मैंने ना दे के कहा। दूसरे मैंने कहा आपको क्या मज़ा आता है जी ये फ़ौज के साथ झगड़ा करने का। उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं। फिर मुझे छोड़ने के लिए गए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपसे मुलाकात होती रहनी चाहिए, आप सही मशवरे देते हैं। दिल में मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मुझे दोबारा बुलाएं, इसलिए कि ऐसी तरफ गुफ्तगू कौन सुनता है। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक की तरफ चले चलते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई तंजीम साजी के हवाले से बात करेंगे, और दूसरा भारत में किस तरह से मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों के लिए भी जिंदगी तंग हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, फाइनली तहरीक इंसाफ ने नई तंजीम साजी कर दी है। क्या किया बताएं? बड़ी अच्छी की, मैं आपको बताती हूँ। इसमें असद उमर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल होंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा। ठीक है, मैं मुख्तसर तबसरा करूंगा। सदर हैं, सिंध की तरफ से सदर अली ज़ैदी साहब होंगे। ठीक है, वो भी है, जरा वो लूज टॉक करता है लेकिन तर दिमाग आदमी है। परवेज खटक साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सदर। परवेज खटक का भी ठीक है। शफकत महमूद साहब पंजाब के सदर हो गए हैं। शफकत महमूद साहब शरीफ आदमी हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं, धीमा है पन है उनमें, सियासत की अबजद का भी उन्हें पता नहीं है। भाई टेम्परामेंट ही सिविल सर्वेंट, और वो कोई मुतहर्रिक भी नहीं है। अब उम्र उनकी ऐसी नहीं रही है कि वो भाग दौड़ कर सकें। शफकत महमूद साहब कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यानी ये है कि उनमें महासन है, उनमें खूबियां हैं बस। कासिम सूरी साहब हैं, बलूचिस्तान से होंगे। कासिम सूरी साहब एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें नहीं रखते, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, बलूचिस्तान में इंडिविजुअल जीतते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ये खूबी उनमें है, खुश अखलाक़त। अच्छा, चलिए, खुसरो बख्तियार साहब को भी आनंद साहब जुनूबी पंजाब से सदर कर दिया है। क्या कहने जी, क्या कहने। तंजीम साहब इसको फिक्रा ये है कि एक बिल्ले को भी दूध की रखवाली पे रख दिया। ये फिक्रा ये कहना, 3 शुगर मिले, साल में 30-30 दौरे, कहते हैं जी इनके भाई की हैं। भाई भाई के पास 100 एकड़ तो जमीन है सारी, कहाँ से आ गई? ये बदतरीन फैसला है। नहीं तो फिर आमिर कियानी साहब भी तो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी क्या कहने जी, एक और बिल्ला और एक और दूध की रखवाली। नहीं, असद उमर साहब के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा इनका? कैसे क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा? असद उमर तो सीधी बात करने वाला आदमी है, फरिश्ता नहीं है, सीधी बात करने वाला आदमी। सियासतदान फरिश्ता तो होता ही नहीं है, एक ही था, कायद आज़म था, या इब्राहिम लिंकन था, या टीपू सुल्तान था। बात यह है तो बलबंद था, ठीक है, और बहुत लोग तो हैं तारीख में ऐसे गुजरे हैं। तो और ये जो आमिर कियानी है, ये भत्ता लेता है, भत्ता कहता है चंदा है, चाहे पार्टी को ही देता हो, लेकिन मजबूर करके किसी से पैसे लेना, चीट करना, फिर उसको टिकट न देना, कई बार क्या तो मुझे पता है, ठीक है। और इतनी सी चीज उसको टेम्पटेशन हो जाती है। नहीं, आपका मतलब है कि इमरान खान साहब ने गलती से सीखा नहीं, फिर गलती की है? इमरान खान साहब में सीखने की कैपेसिटी बहुत कम है, मर्दम शनासी नहीं है, मामला फहमी नहीं है। और पख्तूनख्वा में इस बुरी तरह हारते और खुद कह रहे हैं भाई टिकट दिए रिश्तेदारों को, तो आप उस वक्त कहाँ थे? हाँ। उस वक्त गवर्नर साहब कहाँ थे? और उसी वजीर आला को फिर जिम्मेदारी दे दी है जी। वो एक रिलेक्टेंट आदमी है महमूद खान, और कंप्रोमाइज कैंडिडेट है। देखिए यहाँ वो बना देते चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब का। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तो उसका वक्त गुजर गया, अब तो दोनों में मतलब दूरी हो गई है। परवेज खटक को वहां बनाते, परवेज खटक बाद मामलात में मर्जी करता है, हमारा बावर्ची नहीं मर्जी करता। हमारा ड्राइवर हम उसको भेजते हैं कि जा शेखुपुर फलाने दोस्त को ये
अपना फलां चीज़ दिया, वो रास्ते में मामू से मिलने चला जाता है, वो मीटर से पता चलता है। ओ भाई थोड़े बहुत इख्तियारात किसी ने इस्तेमाल करने होते हैं। इस माशरे की अखलाकी हालत क्या है, इसमें देखा जाता है कि कॉम्पिटेंस हो और बुनियादी खराबी ना करे। अगर परवेज़ इलाही उसके तहत वज़ीर आला होते हैं, इमरान खान के तहत, वो क्या खराबी करते हैं। मूनस पे 3 साल स्टैंड ये रखा, फिर वहीं पे आए, फिर वहीं पे फिर के खोती बोर्ड थले। ये बाप कह रहे, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, और कौन कह सकता है ये। इसका मतलब अमीर मकाम साहब की बात में वजन है हारून साहब के KPK के दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाब के इससे भी बदतरीन तरीके से शिकस्त। अल्लाह बेहतर जाने, जब सारे अवामल का जायजा लिया जाए तो राय दी जा सकती है। मेरा ख्याल है बेहतर होगी पहले से, क्योंकि कुछ एहतियात बरतेंगे। रह गए अमीर मकाम साहब, तो वो घुटनों पे थे, घुटनों पे तहरीक इंसाफ में शामिल करने के लिए वर्जिश करते हुए इमरान खान हाँप रहा था। मैं गया तो उसने कहा कि वर्जिश कर रहा है। मैंने कहा वर्जिश कर रहा है तो फिर क्या, मैंने तो बात करनी है तो वर्जिश करते हुए कर सकता हूँ। तो उसने वो अपना कहा वो अमीर मकाम आना चाहता है। मैं कहा बिल्कुल। उसने कहा कि अपना वो पूरे बुझगिया क्या था सूबे का बना दे, मुतरका हालांकि बहुत है। हाँ जी। और बंदे भी हैं उसके पास, पैसे भी अपने एरिया का काफी कहा जाता है। जमात इस्लामी में था, जमात इस्लामी से काफ लीग में मुशर्रफ के साथ, फिर इधर उसका कोई दीन ईमान आया नहीं सियासी तौर पे, यानी वैसे तो खैर होगा। तो मैंने कहा कि सवात, अच्छा सवात अगर वो चाहता है तो उसको दे दें, वहाँ कर सकता है, वहाँ उसका पूरा सूबा नहीं। तो जिन लोगों की कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो ये इमरान खान के साथ फर्ज कीजिए कल शामिल हो जाए, फर्ज कीजिए इमरान खान इसको शामिल कर ले, इसको सदर बना दे। 5-6 आदमी थे, किसी वक्त बताऊंगा, जो सदर बनना चाहते थे। तो ये कहेगा कि नवाज शरीफ से और जनाब जरदारी से तो बदतर इंसान रोए ज़मीन पे आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वो इनकी बातों को छोड़ें। अच्छा ठीक है, चलिए हारून साहब, मेरा ख्याल है पहले से कदर बेहतर होगी, या मतलब ये है कि मामूली फर्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए क्योंकि वो जब मोमेंटम बन जाता है ना किसी चीज़ का, पेस सेट हो जाती है, एक माहौल बन जाता है, फिर उसमें तब्दीली मुश्किल होती है। मैं ख्याल है कुछ सीटें ज़्यादा जीते। ठीक है, चलिए ये तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात होगी, अब जरा पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं हारून साहब। अच्छा, इसका आपका और बता दूं, ये जो तंजीम नौ है ना, ये कैसे होती है? कैसे होती है? इमरान खान साहब ने इलेक्शन कराया 2012 में। आप सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? अच्छा, जो जिसका मुझे मालूम है भाई, बाकी भी ऐसे होते हैं इलेक्शन। सबाए जमात इस्लामी के किसी पार्टी में इलेक्शन नहीं होता, उनकी तो मेंबरशिप है और हर आदमी मेंबर नहीं बन सकता। अच्छा, ठीक है, उसकी शरात है, 5 वक्त की नमाज आई है, वो फलां जो भी हैं, वो तफसील का मौका नहीं है। उनके यहाँ इलेक्शन बराबर होते, कन्वर्सिंग भी नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है, मतलब कोई शख्स अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मुझे वोट दो। अगर ये हो तो फिर उस पर केस हो जाएगा और हो सकता है वो नाहल हो जाए। ठीक है, और सीक्रेट बैलेट होता है और किसी को पता नहीं होता किसको वोट दिया, ना कोई किसी को बताता है। अच्छा, तो पीटीआई का बाकी पीटीआई का सुन ले, पीटीआई का पहले तो इलेक्शन करा दिए, जो इलेक्शन जो थे उसमें खरीदो फरोख्त हुई, जस्टिस वजूद्दीन की रिपोर्ट मौजूद है, नाम भी मौजूद है जिन्होंने खरीदो फरोख्त की, और जिससे जस्टिस वजूद्दीन वो तो जायज़ थे, बदमज़ा हुआ है। इन्होंने उनके मिन्नत समाअत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, फिर अब 2018 आ गया, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई साहब इलेक्शन सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, नायब सदर कौन है, इसलिए कि कल टिकट आप जारी करेंगे, उसमें दस्तखत होंगे, क्या होगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो कैसे इलेक्शन हुआ है? इलेक्शन इस तरह हुए, एक कमरे में बैठे, एक असली पैनल बना, यानी इनको बनाना है, असली से मुराद ये है इनको बनाना है, एक बना जाली पैनल। मसलन खाकवानी साहब को बनाना है शमाली सिंध का, उन्होंने एक आदमी तजवीज़ कर दिया, ये इब्राहिम खान। मसलन आजम सवाती को बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उससे कहा भाई ये काम करना है, जो आप कहेंगे मैं कर दूंगा। सैफुल्लाह नियाज़ी को एक जिम्मेदारी दे दी। और इमरान खान का मुझे याद नहीं इमरान खान के खिलाफ किसको खड़ा किया था, शरी मदारी को करना चाहिए था वैसे। अच्छा, इसी तरह पंजाब में किया, इसी तरह सिंध में किया, इसी तरह बलूचिस्तान में किया, इसी तरह डिवीजन्स में किया, इसी तरह जहाँ जहाँ किया, और उनको लिख के भेज दिया। और डेटा जो है सारा उसमें जेल साजी में सैफुल्लाह नियाज़ी का कोई मद्द मुकाबले ही नहीं है। वो इतने लाख वोट पड़े हैं, इतने फलां को पड़े हैं, इतने फलां को पड़े हैं, और जनाब इलेक्शन हो गया। और ये थे इंटर पार्टी, यही मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन होते हैं, यही मुस्लिम अपना पीपल्स पार्टी के इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शन किसी पार्टी में नहीं होता। ऐसे जो विम्स हैं
यानी जो ख्याल आ गया, अगर इमरान खान साहब ये कर सकते हैं तो बाकियों का हाल आपको अब पता ही है। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके हम साइमुल भारत की इंतहा पसंदी पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, जिस तरह मैंने भारत की बात की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी खौफनाक रिपोर्ट दी है कि भारत के अंदर मुसलमान तो मुसलमान ईसाइयों के साथ क्या कुछ कर रहा है। वो अपनी दुम पे पाँव आया तो रिपोर्ट दी ना। मुसलमान तो कब से ज़िबा हो रहे हैं, सूडान में, कहाँ कहाँ पे, फ़लस्तीन में। अब चूंकि अपने लोगों पे हुआ तो इसलिए बहरहाल जुल्म तो जुल्म है, चाहे वो मुसलमानों पे हो चाहे किसी और मज़ाहिब के लोगों पर हो, मज़ाहिब के लोगों पे। वो तो और रिपोर्ट में ये लिखा है कि जबरन ईसाई बनाया जा रहा है और बात बन गए। और जो उनके खैराती इदारे हैं वो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। भाई खैराती इदारा यानी जो लोगों की मदद कर रहा है। और कौन सा इंडिया? मदर टेरेसा का इंडिया, जिसको नोबेल प्राइज मिला था कोड़ियों की खिदमत पे। देखिए, जो ईसाई ये यूरोपीय दुनिया है, मसीही दुनिया है, उसमें बात चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो अच्छी चीज़ें वो माननी चाहिए। मतलब ये जो कोड़ियों का इलाज वो करते हैं, ये वेलफेयर के अदारे बनाते हैं, खैरात करते हैं, ऐसे ऐसे अदारे हैं जो बिल्कुल कोई उससे पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं लेते। तो मदर टेरेसा ने किसी से ये तो नहीं कहा ईसाई हो जाओ, हाँ, ठीक है, खिदमत की। अब उनके साथ ये हो रहा है, बुद्धों के साथ भी यही हो रहा है। सिखों को तो 3,500 सिख एक दिन में कत्ल कर दिए गए, एक दिन में। डू यू नो, दिल्ली में जब इंदिरा गांधी का वाक़या हुआ तो कातिल तो दो थे ना जी। कातिल तो कोई भी हो सकता है, सिख हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, कम्युनिस्ट, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो उन 3,500 सिखों तो रिक्शे चला रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे अपना। और आपको पता है कि सिखों के गुरुद्वारों में जो खाने का बंदोबस्त होता है उसमें मजहब का कोई इम्तियाज नहीं होता और बड़ा बेहतरीन खाना पकता है हर गुरुद्वारे में, और वो सबके लिए होता है। अच्छा, वो 3,500 सिख मार डाले। तो वो तो कश्मीर में तो अब वो नए इक़दाम कर रहे हैं। अब कल मैं उस पर तफसील से बात करूंगा कि जम्मू की सीटें 6 बढ़ा दी हैं, जिसकी आबादी 53 लाख है, जहां हिंदू मेजॉरिटी है। और कश्मीर की 1 सीट बढ़ाई है जिसकी 68 लाख है। पहले लद्दाख में इलेक्शन करा रहे हैं क्योंकि वहां तो गैर मुस्लिम है, वो समझते हैं कि उसको मर्ज कर लेंगे। और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती रोई है, फारूक अब्दुल्ला बाकायदा आंसुओं के साथ रो पड़ा। आंसू वो मगरमच्छ के ही थे क्या, क्योंकि इसके वालिद साहब ने सारा कारनामा अंजाम दिया था ना, और खुद ये भी रहा, इंडियन टाउटी रहा, इसका बेटा भी रहा। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एहतजाज किया है। लोन, क्या नाम है लोन साहब का पूरा, उन्होंने किया, सज्जाद लोन साहब, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ की, उसने किया है, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उनका ये ख्याल है कि इसराइल के पैटर्न पे, असल में स्पेन का पैटर्न है। अच्छा, 500 साल पहले, 529 साल पहले मुसलमानों को वहाँ उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, ईसाई हो जाओ या मुल्क छोड़ दो। कुछ ईसाई हो गए जो बिल्कुल ही मजबूर लोग थे, और जिन्होंने मुल्क छोड़ना चाहा उनको भी मार डाला गया। 1992 में एग्जैक्टली आफ्टर 500 ईयर्स उसका जश्न उन्होंने मनाना था। जिस प्रोफेसर को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी उसने ओरिजिनल सोर्सेज से सब कुछ पढ़ा। पहली बात तो यह कि वो खुद मुसलमान हो गए। दूसरी बात यह है कि उन्हीं दिनों एक वाक़या हुआ, एक गांव कस्बा जो था, वो फैलते रहते हैं ना शहर तो कस्बे, उसकी खुदाई हुई तो वहाँ कुरान मजीद के औराक निकले। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये तो हमारे, ये हम तो मुसलमान थे, हमारे बाप-दादा, और वो गांव के लोग मुसलमान हो गए। तो 1993 में 2 लाख गोरे मुसलमान हो चुके थे स्पेन में। जुल्म का नतीजा आखिरकार निकलता है। इंडिया जो है वो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तबाही को दावत दे रहा है। वो रोया फारूक अब्दुल्ला, अब उसे रोना ही चाहिए। चलिए इस पे कल इंशाल्लाह उसने कहा फारूक अब्दुल्ला ने कि ये शाइनिंग इंडिया नहीं है, यहाँ जो बच्चियां हैं उनके साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है। तो ये तुम्हें आज याद आया, ये तुम्हें पहले याद आना चाहिए था ना। कल इस पर भी बात करेंगे। और जो सबसे अहम मौजू था वो मैंने दानिस्तानी बात की, कायद आज़म पे। कायद आज़म की सियासत क्या थी, उनकी शख्सियत क्या थी,
हमने उनका रास्ता जब तर्क किया तो उसके नताइज क्या निकले, कल इंशाल्लाह इस पे कल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हारून साहब, मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।